हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे। आज के मेरे गेस्ट हैं मिस्टर पुनीत शर्मा। थैंक यू वेरी मच पुनीत फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। शुक्रिया अविरल बुलाने के लिए, बात करने के लिए। आगे जाने से पहले तुम कौन हो बे से शुरू करने से पहले मैं सुनने वालों को जरा एक छोटा सा स्निपेट दे दूं कि पुनीत ने, आई थिंक आपने जो अपना सफर था, अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी लें तो शायद 2012 2013 में शुरू किया था औरंगजेब से। वहां से आपने गाने लिखे थे। उसके बाद कई फिल्मों में, मन मर्जियां, गुलाबो सिताबों में, कामयाब, थप्पड़, इन सब में आपने गाने लिखे हैं। और आई थिंक गुलाबो सिताबों में आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं और भी कई काम किए हैं। बट ये मुझे एक जैसे हाईलाइट करने वाली बात है, वो मैंने सोचा क्विकली। लेकिन जहां से मैं आपका बहुत बड़ा फैन बना, और आई एम श्योर लाखों लोग उस फैन बने, वो था तुम कौन हो बे। तो उसमें हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, ये मैं सबसे पहले, अगर आप थोड़ा और इस पे खुलासा कर सकें कि वो जो सीधा रिश्ता है आपका, या आपने जिसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहा है, शायद आपने उस पोएम में भी आपने थोड़ा उस पर जिक्र किया, लेकिन उसको डिटेल में थोड़ा ग्रैन्युलरली अगर आप बता दें कि वो क्या रिश्ता है हिंदुस्तान से सीधा। इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जब ये कविता मैंने पढ़ी, जहाँ ये वायरल हुई, वो था सीए एनआरसी प्रोटेस्ट था गेटवे ऑफ इंडिया पर। और ये कविता उससे कहीं पहले मैंने लिखी थी, और इसका जो सीड था उससे भी कहीं पहले से आता है। सो ये बात मेरे ख्याल से 2016-17 के आसपास की रही होगी, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, कि एक थिएटर्स में नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े होने पे कुछ लोगों को साथ वायलेंस की गई थी, उनको पीटा गया था। वहां एक पहली बार ये सुगबुगाहट दिखने लगी थी कि चीजें जो हैं बदल रही हैं, दुनिया थोड़ी बदल रही है। और सबसे इसमें एक बात खास आ रही है कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप कहिए कि भाई भारत माता की जय, आप कहिए, या फिर एक आप कुछ कहिए जिससे साबित कर सकें आप कि आप इस देश से प्यार करते हैं। अब मेरी दिक्कत ये है कि यूं देखा जाए तो मैं जिस मेरी जो बर्थ आइडेंटिटी है और जो उससे जुड़े प्रिविलेजेस है, उसके साथ तो मुझे इस चीजों से डरना नहीं चाहिए। मैं इस चीजों से बहुत खतरे से बहुत दूर हूँ, अपनी पहचान और अपनी बर्थ आइडेंटिटी के कारण। फिर भी मुझे, चाहे मैं लाइन में हजारवा इंसान हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ, ये डर लगता है मुझको कि उस लाइन में 10 साल बाद मेरा नंबर आएगा, बट आएगा। आई एम अ लिटिल एंशियस पर्सन, मेरी एंजाइटी बहुत हाई लेवल की होती है। सो इट गिव्स मी कि हाँ, कल नहीं होने वाला मेरे साथ, 10 साल बाद होने वाला भी तो क्यों होने वाला, वो मौका भी क्यों आएगा, मुझे उसका जवाब चाहिए। सो अमूमन ये मेरे साथ घर में भी होता था कि अमूमन क्या होता कि आप हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आपको सम्मान दिखाने का तरीका है कि आप पाँव छुएं। ठीक है, जैसे मैं अपनी माँ के पाँव छूं तो ये होगा, इससे तय होगा कि अपनी माँ का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। और एक वक्त बाद, एक उम्र बाद, ये सब मुझे लगने लगी बकवास कि यार मैं अपनी माँ को गले लगाऊंगा, मैं पाँव नहीं छूंगा। इस बात पे काफी बहस हुई घर में, सब कुछ हुआ, और मेरी माँ ओके थी इस बात से। तो मुझे लगा यार, मैं ओके हूँ, मेरी माँ ओके, तुम कौन? Why are you interrupting this relationship which is very personal with my mother? यही बात मुझे रियलाइज हुई अपनी कंट्री के लिए, कि मैं मानता हूँ कि मैं एक ही मोहब्बत करूंगा तो मैं एक, अब उसका एक तरीका होगा उसमें अगर मैं देश से कर रहा हूँ, किसी से कर रहा हूँ, उसका एक तरीका होगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने लव को लेके बहुत ओपन होते हैं और बार बार हर जगह कहते हैं कि और अपनी फोटो शेयर करते हैं, अपने इसको प्यार करते हैं उसके साथ में, सोशल मीडिया में अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। ये उनका तरीका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं उनके, कि ये उनका तरीका प्यार जताने का, पर मेरा नहीं है। मैं बहुत पर्सनल हूँ अपने प्यार को लेकर। मैं दुनिया से बहुत दूर रखना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें फिर दुनियादारी आ जाती है, कुछ खास तरीके आ जाते हैं जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं कि प्यार ऐसे किया जाता है, राइट। आप मेन स्ट्रीम प्यार भी देखेंगे हिंदुस्तान में, फिल्मों में दिखाया जाता है जो कि कैसे प्यार इस तरह से होता है, गाने भी हैं कि प्यार ऐसे होता है, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। सो वो चीजें होती, तो चीजें आदमी हर चीज में लागू करने लगता है कि अगर इंसान के साथ उसका प्यार है तो उसको उसको भी दिखाना पड़ेगा दुनिया को, देश के साथ प्यार है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा दुनिया को। मेरा दोनों ही मामले, मेरा पर्सनल मामला, और ये अब मेरी कविता के अंदर आता भी है उसके अंदर।
तो जब ये सब हुआ तो मुझे यही लगा कि मैं हूँ और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, जो पर्सनल मामला है। इसमें तुम कौन होते हो आके मुझे बोलो कि चिल्ला के बताओ इस खास फ्रेज में कि अपने देश से प्यार करते हो। वहां से इस कविता का जन्म शुरू हुआ था। और उसके अंदर लाइन आती भी है कि ये मेरा देश है, इससे मैं चुपचाप मोहब्बत करता हूँ। तो वो चुपचाप मोहब्बत में उससे जिससे भी करूंगा वैसे ही करूंगा, मैं वही तरीका है मेरा। यहाँ से जन्म हुआ था इसका। और फिर जब वो दिन आया, जब जिस दिन हाँ वो जिस तब दिन आया ना, जब हमले हुए कॉलेज के अंदर, वायलेंस हुआ, दैट वाज वेरी, मैं बहुत अंदर से बहुत परेशान चल रहा था। क्या करूं मुंबई में बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ मैं? गुस्सा हो सकता हूँ, चीख चिल्ला सकता हूँ। सो व्हाट आई डिड कि मैं उसके यहाँ चला गया और वहां बैठकर मैं परेशान सा बैठा हूँ, क्या करें क्या करें। तभी खबर आती है कि गेट ऑफ इंडिया पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और वहां पर लोग जमा हो चुके हैं। मुझे लगा कि लेट्स गो। कुछ लोग हैं जहां पर वो जिसके साथ बैठा जा सकता है, कम से कम अपना गुस्सा शेयर किया जा सकता है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त निकल गए, हम पहुंच गए गेट ऑफ इंडिया पर, जाके बैठ गए लोगों के बीच में। और तभी वहां पे देखा कि कुछ लोग हैं जो कुछ जानने पहचाने वाले भी थे उसमें से, जो पोइट्री खड़े होके पढ़ रहे थे। तो मैं सोच के तो गया नहीं था वहां पे कि पोइट्री पढ़ने जा रहा हूँ मैं। बट उस दौरान मैंने एक दूसरी पोइट्री लिख रखी थी जो उस वक्त उस वायलेंस के अकॉर्डिंग थी। उसका नाम था अब सरकार नहीं है। तो मुझे बोला तो मैं खड़े होकर मैंने पढ़ दी पोइट्री गुस्से गुस्से में, बड़ा एब्सेंट माइंडेडनेस में। तो बैठ गया वापस जाकर मैं। थोड़ी देर में वापस से बारी आई, इन्होंने कुछ और हो तो पढ़िए। मुझे कुछ याद नहीं, क्या पढ़ूंगा अभी यार, मैंने सब कुछ बोलना था बोल दिया, मैंने जो लिखा था लिख दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ एकदम से, मुझे कविता एकदम याद आई उसके बाद कि यार ये भी रिलेवेंट है। जबकि ये पोइट्री मैंने उससे 3-4 महीने पहले इंटरनेट पर डाल चुका था एंड नोबडी, ज्यादा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे उस पर, बिकॉज कोई गुजर नहीं रहा था उस वक्त। मैं जिस चीज से 3-4 साल पहले गुजर चुका था और मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था, वो लोगों में नहीं था वो फियर। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि उस दिन सबके अंदर। तो मुझे लगा कि जब पोयम 4 महीने पहले रिलेवेंट नहीं थी, अभी रिलेवेंट है शायद। तो खड़े होकर मैंने वही गुस्से में उसको पढ़ दिया वैसे का वैसे, और वापस बैठ गया और घर लौट के आ गया जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ रात के 2 बजे के आसपास। तो खत्म नहीं हुआ, मतलब मैं वापस लौट के आ गया 2 बजे के आसपास। फिर अगले दिन देखा मैंने somebody recorded in the crowd and it had gone viral. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग के जो इमोशंस थे, मतलब ये जो ये वाले इमोशंस हैं, कनेक्शन वाले इमोशंस हैं, ये कब से चल रहे हैं और इतनी बड़ी फॉर्म में आपको सडनली दिखे। और वो जो कनेक्शन आपने उस दिन समझा, मतलब एक तरह की मास साइकोलॉजी को आपने एकदम से पॉइंट को समझ के वो पेश किया। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। इसमें जो तुम कौन हो बे, जो जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वो जेनेरिक है, वो आपके दिमाग में कुछ था या कुछ थी? वो क्या कोई जस्ट एक ऐसी रैंडम पावर थी, हर एक में होती है? उसके बारे में थोड़ा करेंगे हाईलाइट। या सो एक चीज और हुई थी, जब ये पोएट्री मैंने पढ़ी थी तो कई लोगों ने कमेंट्स में शेयर करते हो कि बात लिखी कि इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, तुम कौन हो, तू कौन है बोलना चाहिए। बहुत से लोगों ने आर्ट जो बनाया वो भी पोएट्री के अराउंड वो तू कौन है भी करके बनाया। तो मेरा बात है कि ये तुम कहते हुए इज्जत नहीं दे रहा हूँ। हिंदी में जब प्लूरल एड्रेस किया जाता है किसी को, तो तू नहीं कहा जाता है, तुम कहा जाता है। तुम लोग, तू लोग नहीं कह सकते। तू इज अ सिंगल एंटिटी, तुम इज अ मल्टीपल एंटिटी। तो मैं किसी एक इंसान से बात नहीं कर रहा हूँ इस पोएट्री में, मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं या करने वाले हैं मेरे प्यार को देश से प्रति। तो ये तुम जो है, ये बहुत सारे लोग हैं। ये वो सिंगल एंटिटी से लेकर उनके उसके नीचे जो पूरा पिरामिड है पावर का, और पूरा पिरामिड है जो डिक्टेटरशिप का, वो सारा पिरामिड से मेरी बातचीत है, सारे पावर सर्कल से मेरा है। चाहे मेरे घर का कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा कलीग हो सकता है, मेरा मोहल्ले का बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सारे लोग जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो साबित करो कि तुम अपने देश से प्यार करते हो किसी न किसी तरीके से, तो मेरा जवाब उनके लिए यही है कि हु आर यू टू क्वेश्चन दिस, बिकॉज़ इट्स वेरी पर्सनल रिलेशनशिप। जस्ट लाइक कि आप किसी से जाके बोल नहीं सकते कि अपनी गर्लफ्रेंड को तुम आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या तुम प्यार नहीं करते उससे। तो मुझे लगे यार हु आर यू टू क्वेश्चन दिस कि
मैं उसको क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा है हमारा पर्सनल मामला है, उसने कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होते हो? तो अगर जो मैं आपकी इन बातों से अगर समझ पा रहा हूँ, तो वो ये जो तुम कौन हो बे में जो तुम है, उसमें एक्चुअली वो पार्ट हम सभी में कहीं ना कुछ तो पड़ा ही होता है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम किसी दूसरे के राइट्स में इंटरफेयर तो कर ही देते हैं। पावर तो कभी ना कभी हर किसी के पास किसी ना किसी एंगल से तो आती है, तो वो हर किसी में होता ही होगा। वो जो तुम वाली बात है, जो मतलब हमारे ऊपर भी एड्रेस होती होगी स्ट्रेट वे वो। यस, डेफिनेटली। क्योंकि मैं जो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं पोएम लिखूं इतनी स्पेसिफिक ना हो कि वो इररिलेवेंट हो जाए एक इंसान के अलावा किसी और पर, या फिर एक पावर के अलावा मैंने मान लो कुछ लिखा वो इतना स्पेसिफिक हो कि कहीं कोई और आए तो उस पर फिट ही ना बैठे, तो वो पावर बदल जाए लेकिन क्वेश्चन सेम रहे। जैसे अब देखते हैं कि बहुत अच्छी जो पोइट्रीज होती हैं वो उनका खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। कि जो सवाल आज से 50 साल पहले थे, जो फैज ने साहिर ने सवाल उठाए थे, वो आज भी उनको रिलेवेंट लगते हैं। तो या तो बदकिस्मती उस शायर की कि उसने इतना जगाया सोसाइटी को तब भी नहीं जागी, या उसका ये है कि यार वो अभी भी रिलेवेंट है लेकिन उसका रिलेवेंस जो है सोसाइटी की जीत नहीं है, सोसाइटी की हार है एक तरह से। वो सवाल अभी तक वो ऐसे सवाल थे जिनको पुराने होकर मर जाना चाहिए था। मैं चाहता था जो कविता मैंने 2 साल पहले लिखी है वो इररिलेवेंट हो जाए 2 साल बाद, बट ये बदकिस्मती है कि वो कविता अभी भी उतनी रिलेवेंट रह जाती है, सोसाइटी वही की वही है। इसमें जब आप ऐसी जैसे आप ये चीजें लिख रहे हैं, तो आपको आई प्रिज्यूम कि इसका आपके काम पे भी असर होता होगा। लेकिन और दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे आपका नाम है, आपका जेंडर है, वो सब आपने प्रिविलेज की बात भी की कि आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से मतलब प्रिविलेज हैं। आपने अभी जैसे शुरू में बोला था, और इस चैनल पे हम प्रिविलेज की बातें अक्सर करते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन जो विक्टिम है उनकी बातें नहीं करते, क्योंकि हम जो बैठे हैं यहाँ पे वो प्रिविलेज क्लास से ही हैं। तो हम प्रिविलेजेस की बात अगर करें, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रिविलेजेस के साथ आप करियर में रहे, जिंदगी में रहे, डिस्पाइट योर स्ट्रगल्स, वो प्रिविलेजेस का क्या फायदा रहा? क्योंकि अक्सर लोगों को प्रिविलेजेस के बेनिफिट्स दिखते ही नहीं है। तो वो अगर आप थोड़ा टटोल कर अगर वो शेयर करें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कहूँगा कि जिससे कि जिस तरह की सोसाइटी में जिस तरह की घर में पैदा हुआ था, वाज नॉट दैट कॉन्शियसली पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल जगह नहीं थी जहाँ पर मुझे पता चली शब्द अस्तित्व भी है, ऐसा कोई क्या प्रिविलेज नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, शब्द का ही मुझे पता नहीं था। पता बहुत उम्र के बाद पता चला कि जब मैं ऐसे सर्किट्स में गया जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता था। तो वैसे ही हिंदुस्तान के बहुत से लोगों के साथ में अब तो खैर काफी मेन स्ट्रीम शब्द बन चुका है ये शब्द प्रिविलेज, लेकिन उस वक्त तक इस शब्द का कोई जो प्रिविलेज होते हैं उनको प्रिविलेज का मालूम नहीं होता। दैट इज अ इंडिकेशन ना। हमें जो प्रिविलेज होते हैं उनको वो प्रिविलेज शब्द नहीं मालूम होता। आज क्या कि एटलीस्ट ये शब्द मेन स्ट्रीम डिस्कशन का हिस्सा बन चुका, तो एटलीस्ट घूमता तो रहता है। कोई माने ना माने मैं इसका हिस्सा हूं या नहीं, बड़ी एग्जिस्ट करता भी है प्रिविलेज वर्ड, क्या विशेषाधिकार जो है। तब ये पता था कि भाई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट के लोग ये होता है, अपर कास्ट के लोग ऐसे रहते। तो ये जरूर पता था कि लोअर कास्ट एक लोअर कास्ट उस वक्त नाम पता था जो दलित से उनके साथ खराब होता है, बट ये बात की उसका फायदा हमें किस तरह मिल रहा है ये समझ में नहीं आता था, बिकॉज कोई सोशल पॉलिटिकल ऐसा कुछ अच्छा लिटरेचर नहीं था आसपास, ना कोई ऐसा डिस्कशन था, ना ऐसा कोई सोसाइटी जहां से मैं आता हूँ वहां पे कोई बातचीत थी, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरी जिंदगी में बोलूंगा जितना भी प्रोग्रेसिव आया वो सब एक्सीडेंटल था। मैं उसमें अपना कुछ भी नहीं मानता कि मेरा कुछ एक उम्र तक मेरा कुछ खास योगदान था। एक्सीडेंटली मैं ऐसे राइटर्स को पढ़ लिया जो सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पे लिखते थे, वरना मैं मेरे मोहल्ले में, न मेरे परिवार में कोई इस तरह की चीजें पढ़ता था, न उस पर ध्यान देता था। एक्सीडेंटली उसको पढ़ते पढ़ते ऐसे सर्किट्स में आया जो लोग पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे, एक्सीडेंटली उनके थ्रू कुछ लिटरेचर किया, एक्सीडेंटली उसके थ्रू ऐसे ग्रुप में पहुंचा यहाँ पर बहुत पॉलिटिकली समझाया गया मुझे प्रिविलेज होता क्या है। तो एक यात्रा उसको समझने में बहुत उम्र लग गई, और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके समझने में एक और लंबा हिस्सा उम्र का गया। लेकिन जिस पूरे लंबे वक्त में जब मैंने एक बात सीखी वो ये है कि मेरा प्रिविलेज एक्नॉलेज करना किसी और पर एहसान नहीं है किसी भी तरह से।
ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बड़प्पन रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका अपना प्रिविलेज याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आप दरअसल कौन है और आपके साथ लोग किस लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, फेवर या जैसा भी है, तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो आप सोचेंगे कि आप तो हैं तो भोपाल में, पर हैं इंदौर में दरअसल आप। और भोपाल में इंदौर का नक्शा लेके घूम रहे हैं कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं। नहीं पहुंच सकते जब तक आपको अपनी लोकेशन ना पता हो, एग्जैक्ट लोकेशन। मेरे लिए खुद का प्रिविलेज जानना मेरे लिए बड़ा सेल्फिश रीजन है इसका, कि मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं और मुझे कैसे परसीव किया जा रहा है सोसाइटी में किसी भी इंसान के द्वारा, ताकि मैं समझ सकूं क्यों मुझे अच्छा या बुरा माना जा रहा है किन्हीं इलाकों में, और उसमें वो कितने गलत या सही है। ये मेरा रैशनल डिसीजन है। आपने बात की कि आप एक्सीडेंटली प्रोग्रेसिविज्म में जैसे आए हैं, तो अगर मान लीजिए अगर आप नहीं आए होते तो आप मतलब आप देख सकते हैं अपने आप को कि वो इंस्टाग्राम वाला लव, वो वैसी पोइट्री आप लिख रहे होते? शायद मैं पोइट्री भी नहीं लिख रहा होता, जॉब कर रहा होता, कोई बिजनेस कर रहा होता इंदौर में। मेरे शायद शादी को 10 साल हो चुके होते, मेरे 2 बच्चे होते, जो नॉर्मली मेरे बाकी फ्रेंड्स या फिर मेरी उम्र के जो लोग वहां पर कर रहे हैं वही कर रहा होता मैं। कि मेरा तो फिल्म से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था, लिटरेचर से मेरे घर का, मेरे मोहल्ले का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। तो ये होना तो एक्सेप्शन था जो हो गया। वो जो हो सकता था वो नॉर्मल होता बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे स्कूल से आता हूँ जो जहां पर मैंने नर्सरी KG 1 से लेके 5th तक ऐसे स्कूल पढ़ाई की है, जो उसका नाम था सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो RSS की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो रन करते हैं, संस्कार भारती जो है। तो मैं मेरी बचपन से पढ़ाई जो हुई है उसमें हमारा एक पैरेलल कोर्स भी मैं कहा जैसे कहता हूँ कि होता था, जहाँ पर इनडायरेक्टली हमारे अंदर वो बातें डाली जाती थी जिससे हमको एक खास समझ पैदा हो हमारी, एक पैरेलल हिस्ट्री, एक पैरेलल कल्चरल टीचिंग। बहुत मजाकिया तौर पे बातें होती थी, देखिए कि अंग्रेजी भाषा कितनी वाहियात है। वहां पर मरे को भी डैड कहते हैं और पिता को भी डैड कहते हैं। वहां पर वो मम्मी को भी माँ कहते हैं और मदर को भी माँ कहते हैं, माँ को भी मम्मी कहते हैं। तो इस बातें आपको लगेगी बड़े स्टूपिड है एक एडल्ट के हिसाब से, बल्कि बच्चे के अंदर ये बात आ जाए तो एक उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और बाकी लोगों को इन्फीरियर देखेगा वो, कि ये तो देखो कि तो बाकी कल्चर तो बकवास है, हमारा कल्चर ये जो है वो कल्चर है। तो ये बिल्कुल मुमकिन था कि उस एजुकेशन के साथ मैं बना रहता, मुझे राइटर ना मिलते अगर बिना ढूंढे हुए, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं करता उन चीजों को कभी भी। जैसे मुझे मैं बताऊंगा कि मुझे 2 लोग बड़े एक्सीडेंटली मिले। पहले थे ओशो और दूसरे थे हरिशंकर परसाई। दोनों मुझे ऐसे नहीं मिले कि मैं उनकी खोज में था और मिल गए, या फिर ऐसा लिटरेचर पढ़ा था मिल गए। इसकी कहानी है कि ओशो को जब मैंने ढूंढा, वो एक्सीडेंटली से ढूंढा कि जब मैंने उस उम्र में जब मैं 9th के आसपास था, मैं ऐसा लिटरेचर ढूंढ रहा था जो कुछ एक्सप्लिसिट हो। और जो कवर था ओशो की किताब का, उसका नाम था संभोग समाधि तक। तो मुझे पहला शब्द दिखा कि इसके अंदर कुछ वैसा होगा शायद। मुझे क्या पता 9th क्लास के लड़के की ओशो कौन है और क्या लिखते हैं और क्या करते हैं। किताब के कवर पे जो वर्ड था, मुझे पहला वर्ड इंटरेस्टिंग लगा कि पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वो पढ़ने लगा तो वो पहला वर्ड तो नहीं मिला, दूसरा वर्ड मिल गया मुझको, समाधि। तो स्पिरिचुअलिज्म और थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हाउ ही क्वेश्चंस एवरीथिंग, वो एक पहला मिला। दूसरी बार भी ऐसे कुछ कि मैं कुछ और ढूंढ रहा था और मुझे परसाई मिल गए। तो ये दोनों चीज भी एक्सीडेंटल थी पूरी तरह से। एक्सीडेंटल इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहे हैं आपके लिए? या अच्छे बुरे दोनों रहे ना, मतलब कम से कम जो अच्छे रहे संभव। मैं इसको भी क्वालिटी तो नहीं मानूंगा शायद। बचपन से जो एक चीज मेरे अंदर थी, मैं थोड़ा सा इसको बदतमीज बच्चा कहा जाता है, जो थोड़ा क्वेश्चन करता रहता है कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों टाइप से, वो मेरे अंदर बहुत था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन करता है बच्चा, तो उसको हम बदतमीजी पता नहीं क्यों कह देते हैं, बल्कि दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अ चाइल्ड कैन हैव। इतना नॉलेज नहीं, तो बहुत नुआंस पहुंच गया, उसका बेसिक भी नहीं था। मतलब क्वेश्चन करना दूर की बात की, क्वेश्चन क्यों कर रहा है, उसका परफेक्ट आपको फिजिकल पनिशमेंट मिलता था उस चीज का, आपको मार पड़ती थी।
तो मुझे स्कूल इसलिए बहुत पसंद नहीं थे बिकॉज स्कूल में बोल दिया जाता था कि होमवर्क करके लाओ, कॉपी फेयर कॉपी पूरी करो। क्यों करना है ये इसका जवाब नहीं मिलता था। तो बचपन से मुझे बड़ा जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था और मैं एक टाइम बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे होमवर्क करना बड़ा मन नहीं करता था बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता क्यों कर रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, उसको वापस क्यों लिख रहा हूँ, उसका बड़ा रीजन समझाया नहीं गया मुझको। तो मेरा था कि दो चीज है, एक तो ये होगा कि मैं स्कूल से घर आऊं और 4 घंटे उस होमवर्क को करूं और उस टॉर्चर से, मेंटल टॉर्चर से गुजरूं। ये भी मैं थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में थोड़ा अच्छी भाषा में बोल पा रहा हूँ, तब मैं जैसे सोच रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन ये टॉर्चर से गुजरूं या फिर स्कूल जाऊं और टीचर मुझे 2 स्केल मार दे। वो 2 स्केल का दर्द सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन उस होमवर्क का टॉर्चर, जो मेंटल टॉर्चर है, वो 3-4 घंटे का है। दोनों में जो मैंने वो किया, मुझे स्केल ज्यादा बेहतर लगी। हाँ, सो वो एक शायद रीजन था कि वो क्वेश्चनिंग मेरी लगातार बनी रही कि ये क्यों, वो क्यों, और उसने मुझे किसी तरह पहुंचा दिया वहां तक। मेरी बहुत अच्छे, जितने भी मैंने राइटर्स देखे जो अपने बच्चे पे काम किया, सभी ये कहते हैं कि हर बच्चा पैदाइशी साइंटिस्ट होता है। वो क्यूरियस होता है, हर चीज को लेकर क्यूरियस होता है, हर चीज को लेकर उसको इच्छा होती है कि क्या है। खिलौने मिलते हैं तो खोल देता है उसको, मैं भी खोलता, हर बच्चा खोलता, मुझे पता चला बाद में। खिलौने आ गए, थोड़े दिन खेला, फिर खोला कि चलता कैसे है ये क्यूरियोसिटी बच्चे की। तो हर बच्चा पैदाइशी साइंटिस्ट होता है, उसको बनाया जाता है पीट पीट के कॉमन में। यस, दैट आई एग्री देयर। तो आपका स्कूलिंग अगर आपकी जिंदगी का सफर और थोड़ा सा अभी तक का देखें क्विकली शॉर्ट में, तो स्कूलिंग के बाद कैसा रहा? फिर आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी, कैसा था आपका करियर तक का? स्कूलिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही मेरी। दैट वाज वेरी बहुत बड़ा हिस्सा रहा उसका, हाउ इट शेप्ड मी अप लाइक इन अ गुड वे एंड बैड वे बोथ। कि शुरुआत में मेरी स्कूलिंग मैंने जैसे बताया कि सरस्वती मंदिर में हुई। मैं प्राइमरी से लेकर 5th तक, 5वीं कक्षा तक, पहले बोर्ड एग्जाम तक उसमें पढ़ा। इट वाज ऑलमोस्ट संस्कृत मीडियम स्कूल, जहां पर अंग्रेजी की बुक का भी नाम आंग्ल भाषा था। तो वैसे स्कूल में पढ़ा मैं, और हाँ, पढ़ने में अच्छा था, ठीक ठाक था। तो मेरे घर वालों को लगा कि 5th तक अगर हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। तो 6th में मुझे वहां से उठा के इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया। न सिर्फ मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम डाला जा रहा था, मुझे संस्कृत मीडियम से ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम डाला जा रहा था, जहाँ पर टीचर्स को भी भैया दीदी गुरुजी कहते हैं। वहां से टीचर हो जाता है, लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में किताब पढ़ रहे हैं, सब कुछ मीडियम ही अंग्रेजी है उसका। तो 6th से आते से मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, मेरे लिए स्कूल में सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट था। कि जहाँ हर कोई अंग्रेजी पढ़ पा रहा है, बोल पा रहा है, वहां मुझे अंग्रेजी पढ़नी और बोलनी सीखनी है, जहाँ मैं घर में ना कोई इस तरह बात नहीं करता। तो पहले 3-4 साल उस स्कूल में मेरे, फ्रॉम गेटिंग वेरी, बच्चा इसके अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो बुली होता है, उससे निकल के सर्वाइव करना था और पास होते जाना था किस तरह से। मेरा एजुकेशन से ध्यान और ज्यादा हटता चला गया, और ये अंदर आ गया कि इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। ना सिर्फ स्कूल की दुनिया में समझ में आया कि बड़ी दुनिया भी बड़ा स्कूल ही है, जहाँ पे आपको पुलिस के बीच में सर्वाइव करना है। सो 2 तरीके होते हैं, या तो आप बहुत स्मार्ट हो जाओ या फिर उन लोगों का हिस्सा हो जाओ जो पावर सेंटर है। तो 9th तक आते आते मुझे एक चीज अच्छी ये हुई मेरे साथ कि मैं गर्मी की छुट्टी में, मेरी हाइट थोड़ी कम थी पहले, तो बहुत रस्सी कूदता था। समहाउ 9th की गर्मी की छुट्टियों में मेरी हाइट ऐसी बूस्टअप हुई कि जब मैं लौटा अपनी क्लास में, माय हाइट वाज 1 or 2 इंचेस एक्स्ट्रा हो गई, एकदम मैं हाइट में बड़ा हो गया। और मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि बुली होने से बचने के लिए बुली बन जाओ। तो मैं उन बच्चों के साथ ज्यादा हो गया जो बुली करते थे, ताकि मैं बचा रहूं। और वो स्टुपिडिटी में मेरे ख्याल से मेरा 10th भी निकल गया। उसके बाद मैं 10th खत्म करते करते मैं रियलाइज हुआ कि स्कूल में मुझे नहीं रहना, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं हिंदी मीडियम में जाऊंगा वापस, जो मेरा कोर है। हिंदी मुझे इतनी अच्छी आती है, उसमें मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा, इंग्लिश में रटना पड़ता था सब कुछ। 12th खत्म करी, लोगों को लगा कि मैं पीएमटी वगैरह दूंगा। एमपी से था मैं, तो पीएमटी होती थी मेडिकल के लिए। उस वक्त जो है अखबारों में एक चीज की बड़ी धूम मची हुई थी करियर वाले कॉलम्स में, जिसका रिजल्ट आपको आज दिखता है इतने सालों बाद। वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट
इन इंडिया। तो मैं कॉलेज जब गया, जब मैंने कोर्सेज की लिस्ट देखी, सबसे महंगा वही था, तो लगा अच्छा यही होगा मेरे ख्याल से, सब यही बोल रहे हैं, तो मैंने एडमिशन ले लिया उसमें, बायोटेक्नोलॉजी। एंड मैं सच कहूँ तो 3 साल मैं रोज कॉलेज गया, रोज हर दिन, नॉट अ सिंगल डे ऐसा हो जब छुट्टी नहीं और मैं नहीं गया कॉलेज। लेकिन क्लास में कितने दिन गया ये एक बात है कि मैं 3 साल में कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन मैं क्लास में गया हूँ, लेकिन रोज कॉलेज जाता था। आवारागर्दी, पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स जो हो सकती है, वो सब कुछ किया, पढ़ाई के अलावा सब कुछ। तो आपने वो पूरा फिर कोर्स कंप्लीट किया कैसे? फिर मतलब आप तो अगर जाते नहीं थे तो यू कंप्लीटेड इट? नहीं आ रहा, that's a most funny thing happened, कि मैं 3 साल, ऐसा नहीं 3 साल रहा वहां पर, तो मैंने 120 की स्ट्रेंथ से शुरुआत करी, उसमें 70 to 80 बच्चे वो थे जो क्लास आते थे ऑलमोस्ट रोज। फर्स्ट ईयर जब मैं पास हुआ, मेरे क्लास के बच्चे को यकीन नहीं हुआ कि मैं कैसे पास हो गया, पहली बात तो, क्योंकि 120 की स्ट्रेंथ में से सिर्फ 80 बच्चे जो थे वो पास हुए थे, उसमें से एक मैं था जो कभी इस क्लास नहीं आता था। थर्ड ईयर आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये तो नहीं करना है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे करना है, मुझे रियलाइज हुआ मुझे लिखना है, क्योंकि मैं बचपन से लिख तो रहा था, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं था ना, ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई अपोजिशन थी घर से, तब भी एक रिवॉल्ट आता, एक इनडिफरेंस था, तो कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन 11-12 आते आते, कॉलेज आते आते समझ में आ गया राइटिंग का इस्तेमाल थोड़ा पोइट्री में, प्यार मोहब्बत में होता है, तो उसमें इस्तेमाल करते करते जिंदा रह गया किसी तरह। और लास्ट ईयर रियलाइज हुआ कि यार मुझे कुछ लिखने में करना है। मुझे एडवर्टाइजमेंट अच्छे लगते थे कि एड कैसे लिखते हैं लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे एड वर्ड में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसमें कैसे जाते हैं, पता चला कि MBA करके आप करो मास कम्युनिकेशन में, तो आपको एड वर्ड में जाने को मिलेगा, लेकिन उसके बेसिक परसेंटेज चाहिए एंट्री के लिए। तो आपको तब दिख रहा था कि लिखकर आप अपना घर का खर्चा वर्चा चला पाएंगे? वही MBA वाला जॉब जो था मुझे लगा था उसके थ्रू तो जो वैसे काम कुछ करूंगा तो जॉब मिलेगी मुझको। सो आई थर्ड ईयर कुछ मैंने अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दिया, मैंने प्रश्न चलाया, MBA की प्रिपरेशन करी ताकि वो कैट क्लियर कर पाऊं। वो कट स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी की मैंने क्लियर भी कर लिया, कॉलेज मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक मिल भी गया। बट मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि MBA का जो कोर्स है कितना महंगा होता है। तब एकदम फीस देखी मैंने कि तब उस वक्त पर भी जो अच्छे कॉलेजेस थे उसकी फीस 5 से 6 से 7 लाख रुपए तक थी, और तब मेरे 7 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम थी, उसके लिए लोन लेना पड़ता। मुझे रियलाइज हुआ कि अगले 3 साल पढ़ाई में, उसके 4 साल लोन चुकाने में जाएंगे, 7 साल में सिर्फ ये करता रहूंगा जो मुझसे नहीं हो सकता। I dropped the idea of going to MBA कॉलेज और नहीं गया। फिर आपने वहां से सीधा फिर लिखने का वही मेन बनाया। आई थिंक आपने रेडियो ज्वाइन कर लिया ना उसके बाद, या उसी के बाद था? हाँ, सो जब मैं MBA नहीं किया, जब डिसाइड किया कि नहीं जाऊंगा MBA, फिर क्या करूं, लेकिन MBA नहीं करूंगा तो अब कैसे एंट्री करूंगा। उस वक्त पे जिम्मेदारी भी थी, बिकॉज फादर नहीं थे तो जॉब करनी थी, तो इस तरह से प्रेशर आता था, कोई नौकरी पकड़ ले, ग्रेजुएट हो गया है, बेरोजगार है, एक टिपिकल जो 80s का ड्रामास होते थे ना, मतलब कि बेरोजगार लड़का ऐसे घर में जहाँ पे उसका फादर नहीं है और अकेला आदमी है उस फैमिली में। बिकॉज मेरी बड़ी बहन थी, माँ थी घर में और मैं था, जॉइंट फैमिली थी फिर, लेकिन हमारे जो घर में मैं अकेला आदमी था कोट। सो मैं काफी परेशान था कि मैं क्या करूं। उस वक्त अगेन एक्सीडेंटली मेरा परिचय हुआ थिएटर से। एक्सीडेंटली इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त था, उसको ज्वाइन करना था थिएटर, और उसके पास गाड़ी नहीं थी, मैं उसको साइकिल से छोड़ के आना था वहां तक। तो उसको वहां तक छोड़ा मैंने, छोड़ दिया तो ऊपर चले आके देख लेता हूँ। अब नाटक हमारे दिमाग में था कि भाई जो कॉलेज स्कूल में होता था वही नाटक हो रहा होगा। मैं ऊपर गया और ऊपर रिहर्सल चल रही थी नाटक की, और नाटक था कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी का जो नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, वो हो रहा था। और जो एक्ट हो रहा था, मुझे लगा इस इंटेंसिटी का सीन था कि कबीर को लोग पीट रहे हैं, बाजार में भिड़ गया सबसे, इतना पावरफुल सीन था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये होता है थिएटर।
आज तक तो कुछ और ही समझ रहा था मैं। और मुझे इंटरेस्ट आया कि यार थिएटर कुछ है जो जिसमें मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ। तो बट लेकिन एक बेरोजगार लड़का है घर में थिएटर करने लग जाए, इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने चुपके थिएटर जाना शुरू किया। तो ये बात थी 2007-8 की, जब मैंने ये थिएटर करना शुरू किया। और ये बात बाहर आ गई, न सिर्फ घर वालों के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, कि मैं जो हूँ एक बेरोजगार थिएटर भी कर रहा हूँ। तो काफी गालियां पड़ी, बहुत लानत मलामत हुई कि भांडगिरी कर रहे हो, एक तो तुम बेरोजगार हो, पर भांडगिरी करो, कुछ नौकरी करो, पैसे कमाओ, माँ की तुम हेल्प करो, क्या कर रहे हो ये सब तुम। और ऐसा कोई हमारा बात सही भी थी कि हमारे कोई सेविंग्स में कोई पैसा भी नहीं था कि इसको इस्तेमाल करके मेरी बेरोजगारी, मेरा थिएटर फंड हो पाए। तो जॉब तो करनी थी, सच्चाई थी, मैं भाग रहा था उस चीज से। ये बात सच है कि मुझे जॉब करनी ही थी, बट मैं जो भी इंटरव्यू देके आता था मैं वापस नहीं आता था, बिकॉज मुझे लगता था मैं मर जाऊंगा ये काम करूंगा तो। सो अगेन वेरी एक्सीलेंटली आई वुड से आई गॉट दिस। मैंने सिर्फ सीवी बहुत जगह डाले थे मैंने, अलग अलग रेडियो स्टेशंस में, बट कोई जवाब नहीं आया था, बिकॉज मुझे तरीका नहीं पता कैसे सीवी भेजे जाते, कैसे सीवी बनाया जाता है रेडियो के लिए या फिर मीडिया रिलेटेड जॉब्स के लिए। मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर थी जो जर्नलिज्म में काम कर रही थी, उसका कोई फ्रेंड था जो उस रेडियो कंपनी में था जहां पर अभी अभी किसी कॉर्पोरेटर ने रिजाइन किया था। तो मैं ऐसे ही उस दोस्त के घर गया हुआ था, ऐसे ही उसकी सिस्टर ने मुझे ऐसे बता दिया कि वहां पे ऐसा कुछ है। मैंने उससे लिया और वहां पे अप्लाई किया और समहाउ मेरा जॉब वहां पे लग गया। अगेन वेरी एक्सीडेंटल थिंग, मुझे रेडियो में एंट्री मिल गई। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रीजन माय आर्ट सर्वाइव्ड, बिकॉज उसके साथ सैलरी जुड़ गई थी अब। तो राइट, तो उसके बाद फिर आपने फिल्मों में कैसे शिफ्ट किया? देखिए, जैसे भी मैं कहता हूँ, फिल्मों में जाने का सपना भी सपने में नहीं देखा था, बिकॉज जिस जगह से आता था वो उम्मीद थी नहीं, कैसे फिल्म में कैसे जा सकते हैं, तो इम्पॉसिबल है ना। मतलब फिल्म में आप बचपन में से एक ही चीज सोचते हो कि हीरो बन सकते हो, राइटर बना जा सकता है फिल्म में, ये कौन सोचता है? एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता था ये बात। तो ये तो पता था कुछ साहिर, मजरूह, शैलेंद्र नाम के लोग हैं जो गाने लिखते हैं, गाने हीरो नहीं गाता है, कोई लिरिक राइटर होता है। उस थोड़ा बता भी देते थे कि यार ये साहिर, शैलेंद्र, ये मजरूह, ये बड़ा ये सोशलिस्ट टाइप के लोग होते हैं, कम्युनिस्ट टाइप के लोग होते थे, मजदूरों के लिए लड़ते थे। तो कुछ आइडियोलॉजी भी चीज होती है, ये हल्का हल्का ही था दिमाग में पीछे। तो आपको ये लगता है कि और मतलब कि जो आर्ट फॉर्म है, सिनेमा हुआ, थिएटर हुआ, उनका सोशल सोसाइटी पे इम्पैक्ट रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब तो कैसे करते हैं इम्पैक्ट उस चीज को? ह्यूमंस आर रियली क्यूरियस पीपल, किसी भी तरीके से। क्यूरियोसिटी गलत जगह भी आ सकती है, सही जगह भी आ सकती है, क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है। आप देखिए, लोग कहते हैं कि हम बाकी लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कहानियां काम करती हैं, कहानियां हमको कोई चीजें जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है उनको आसान करके समझाती है। इन्हें बहुत से लोग लगता है कि नहीं यार, ये तो हम फिल्म देख रहे हैं सिर्फ मजे के लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली वो आर्ट हम किस तरह से आपको बदल रहा है, आपको समझ में भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि सिनेमा कुछ नहीं सिखाता हमको, हम सिर्फ मजे के लिए देखते हैं, पर मैं चैलेंज करता हूँ, पूछता हूँ कि इस देश में लोगों ने प्यार करना किसने सिखाया? घर वालों ने नहीं, दोस्तों ने, सबसे बेवकूफ लोग एक नंबर के, कुछ नहीं पता उनको प्यार के बारे में। जो बेस्ट ऑफ द नॉलेज था, जो बेस्ट, वो भी कोई बेस्ट नहीं था, वो सबसे मीडियोकर था, बट उसमें इन सब में जो बेस्ट ऑफ द नॉलेज जो दे रहा था वो सिनेमा था, कि प्यार इस तरह से होता है, एक लड़का और लड़की के बीच कॉम्प्लेक्सिटी ये हो सकती है, उनके कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, वो हो तो ये करना चाहिए, वो हो तो ये करना चाहिए। प्यार में, प्यार ये हुआ तो प्यार है, ये हुआ तो प्यार नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो एबंडेंस में मौजूद थे जिस लिटरेचर में, वो सिनेमा था। हम सबने जो प्यार करना, प्रपोज करना, प्यार को निभाना, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, आदर्श, खराब, सब सिनेमा से सीखा। तो कैसे पॉसिबल है कि आर्ट जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता है लाइफ को? हमने अपनी स्टाइल, बोलने का तरीका, कपड़े कैसे पहनेंगे, हम कैसी बात करी जाएगी तो इंसान पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सब सिनेमा से सीखा है। तो इसमें ऐसा भी हुआ है कि आपकी लाइफ के जो इवेंट्स हुए हो उसका आपकी आर्ट फॉर्म पे इन्फ्लुएंस रहा हो? कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा लिखा हो या किया हो जो आपके आर्ट फॉर्म पे फिर आगे चलकर वो
एक क्रिएटिव चीज बनी है? देखिए एग्जैक्टली तो नहीं, बिकॉज शुरुआत में जिस फॉर्म में आया था, मैं एज ए लिरिसिस्ट आया था शुरुआत में, बिकॉज मैं लिख तो बहुत लंबे वक्त से रहा था, थिएटर में भी गाने लिख रहा था, मुझे म्यूजिक भी लिखना भी आता था। 3 साल जॉब करते करते मैंने बहुत प्रैक्टिस की हाउ टू राइट एन म्यूजिक, बिकॉज बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक पे ज्यादातर लिखा जाता है, धुनों पर गीत लिखे जाते हैं। तो मैंने 3 साल प्रैक्टिस की कि किस तरह से ये फॉर्म ऑफ म्यूजिक होगा, तो इसमें स्कैनिंग होती है, सब कुछ सीख के आया एज ए लिरिसिस्ट। मुझे स्क्रिप्ट भी आती थी, पर उस पर तो कॉन्फिडेंट नहीं था मुझको कि मैं जाके बोल सकती कि मैं इतना कमाल लिखता हूँ कि आप मुझे काम दीजिए। पर लिरिक्स पे कॉन्फिडेंस था। बट लिरिक्स एज ए लिरिसिस्ट चीज ये होती है कि आप एक कहानी के अंदर एक किरदार की बात कह रहे होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी तय है, सिचुएशन ऑलरेडी तय है, और कैरेक्टर ऑलरेडी तय है। अगर आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, तो आपको एज ए लिरिसिस्ट उस कैरेक्टर की बात ही कहनी पड़ेगी उस सिचुएशन और उस कहानी के अंदर। तो उसको जितना बेहतर तरीके से आप कह सके, और जितना अपनी सोच को लाते हुए भी उसको डाइल्यूट ना करें कैरेक्टर की सोच को, तो वो एक बैलेंस होता है। तो उसमें कोशिश ये रहती थी मेरी कि मुझे ऐसा ना लिखूं जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, मैं कुछ ऐसा ना लिखूं जो गलत हो। तो मेरी ज्यादातर कोशिश रहती थी कि मैं बात तो वही कहूं जो कैरेक्टर कहना चाहता है। वो तो पहले ही निर्देशक तय कर चुका है, कहानीकार तय कर चुका है कि इस बंदे को कहना क्या है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको आप इंटरेस्टिंग तरीके से कहिए। पर मैं कोशिश करता था कि इसमें मैं अपने आप को कहाँ डाल सकता हूँ विदाउट डाइल्यूटिंग द सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँगा कि बरेली बर्फी में गाना है बैरागी, अब मैं उसमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल को मिलेगा नहीं कुछ ज्यादा, लेकिन एक चीज जो है वो रहेगी कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो लव सॉन्ग्स हैं उसमें फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो, उसमें जितना बात हो सके किसी की इनर ब्यूटी की, वो उतना बेहतर है। क्योंकि मैं जिस चीज में विश्वास नहीं करता कि मैं किसी को ये कहूँ कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे, तुम्हारे गाल कितने अच्छे, तुम्हारी नाक कितनी अच्छी, मुझे कोई और विश्वास कर सकता है, मेरा नहीं है। मेरा है कि वो इंसान कैसा है। तो आई ट्राइड इन माय लव सॉन्ग्स ज्यादातर, और मुझे बहुत फोर्स नहीं किया गया कि ये चाहिए ही चाहिए कि मैं इनर ब्यूटी ज्यादा एक्सप्लोर करूँ। तो ये भी मेरा पॉलिटिक्स एक तरह से, कि मैं आउटर ब्यूटी की बात नहीं करूंगा अपने लव सॉन्ग्स में, या फिर ज्यादातर गानों में नहीं करूंगा बात में, जब तक मुझे कहना दिया जाए कि नहीं वो कहानी के लिए जरूरी है कि उसकी पायल की बात करे ताकि वो कहानी में आगे जाके ऐसा होगा, ऐसा। जस्ट गिव मी एग्जांपल, वरना मैं आई विल अवॉइड दोस थिंग इन सॉन्ग्स जहां पर कोई थोड़ा सा सोशल उसका मैसेजिंग है, देन आई विल ट्राई टू उसको कितना बेहतर तरीके से कह सकता हूँ मैं उस आवाज के साथ में जिसमें मुझे कहना है। तो इसमें जो आर्ट फॉर्म आप अभी बता रहे हैं, तो आपका मुझे आई नो, मैंने जैसे पढ़ा भी है और आपको जो मैं जो जानता हूँ थोड़ा बहुत, उसमें आई नो के रैशनलिज्म भी आपकी एक स्ट्रीक है, और वो एक तरह का बेसिस है। तो हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि जो अक्सर कहा जाता है कि आर्ट और रैशनैलिटी वो दोनों साथ साथ नहीं चलते। आर्ट तो मतलब दिमाग से नहीं चलती, वो तो शायद दिल से चलती है। लेकिन हाउ आप यूज करते हैं रैशनैलिटी को अपनी आर्ट फॉर्म में? वो हेल्प करती है, मुश्किल आती है? हाउ इज द स्टेटस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बहुत पहले इस बात से मैं मुझे चीज रियलाइज हुई थी कि सबसे पहले रैशनैलिटी वर्ड का ये जो रोबोटिक एक सेंस ऑफ ट्रांसलेशन हुआ है कि रैशनल पर्सन किसी रोबोट की तरह होता है जो सिर्फ ऐसे रैशनल डिसीजन लेता है जो बहुत क्वांटिफाइड। बट एक बात अजीबोगरीब है, एक वर्ल्ड जो मोस्टली इमोशंस पे चलता है, उसमें अगर रैशनल बंदा है और वो इमोशन की इज्जत नहीं करेगा तो बड़ा इरेशनल बात होगी। एक रैशनल इंसान यानी आप एक ऐसे मिलियो में रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेके ही जिंदा रहा जा सकता है, तो आपको सीखना पड़ेगा ऑक्सीजन लेके आपको कैसे जिंदा रहना है। ऐसे रैशनल डिसीजन कि आर्ट को लोग कैसे परसीव करते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ पढ़ नहीं करता, मुझे फ्रेंच बोलना पसंद है, आपको नहीं समझ में आती, क्या फर्क पड़ता है, इससे की भी कितनी अच्छी बात बोल रहा हूँ। वो जो लोग जो भाषा समझते हैं, जिस तरह से समझते हैं, अगर मुझे बात तक पहुंचानी है तो मुझे समझना पड़ेगा वो लोग कौन है, किस तरह सोचते हैं। तो ये रैशनल डिसीजन होगा कि मैं उस बात को उस तरह से कहूँ जो इमोशनल है। तो
आई थिंक दैट्स अ वेरी रैशनल थिंग टू डू। आप कॉपी बुक डेफिनेशन लेके जो लोग चलते हैं कि रैशनल मतलब कोई बहुत ही रूखा सूखा इंसान होना चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूँ उसको पूरी तरह से, और मैं मानता हूँ कि इमोशनल वर्ल्ड में इमोशनली रैशनल होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा लोग इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। नहीं, इमोशंस के पीछे भी रैशनैलिटी तो होती है। द ओनली थिंग इज कि बहुत लंबे अरसे तक वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस के पीछे की रैशनैलिटी क्या है। बिल्कुल, जिस तरह हमने अभी नॉट दैट थिंग क्वांटिफाई किया है कि हाउ थिंग्स वर्क, कि भाई जो वो बात है ना, दिक्कत की दो तरह के लोग माने जाते हैं कि भाई एक है कि बोलेगा कि फूल खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है, क्यों पता करना है कि फूल खूबसूरत है। दूसरा जाएगा उसका केमिकल उसका कैसा है, काम करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हाउ इन नेचर इट कम्युनिकेट्स, बात करता है क्या, फील करता है क्या। तो रोमांटिक इंसान के लोगों पर ये तो खराब कर रहा है उसको, बट मैं मानूंगा मुझे और खूबसूरत हो रहा है मेरे लिए, ना सिर्फ उसकी वो जो फिजिकल उसका क्वालिटीज देख पा रहा हूँ मैं, उसको मैं और गहरे में समझ पा रहा हूँ कि इसका ये जो पत्ती इस रंग की है क्यों है, इस मौसम में क्यों खिलता है, ये किस तरह से इसका लाइफ साइकिल, आई कैन सी द बिगर ब्यूटी इन दैट थिंग। तो मेरे लिए और काम करती रैशनैलिटी किसी आर्ट को और चीज को देखने के लिए। हाँ, नहीं, वही जो आपने शुरू में बात की थी कि जो क्यूरोसिटी होती है वो ही आगे आगे चीजों को बढ़ाती है, और खूबसूरती को भी वही बढ़ाती है। हमारा दिमाग जो है लेजी होना चाहता है, वी डोंट वांट टू गो इनटू आगे नेक्स्ट स्टेप, ये क्यों है, ये कैसे है, खूबसूरत भी है तो बस इसको खूबसूरत बोल के छोड़ देते हैं, आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लेजीनेस की वजह से भी हम अपने आप को उसमें रोक लेते हैं और सोचते हैं कि हम बस इतने ही रैशनल हैं, शायद क्यों खराब करना। अगर आपसे जस्ट जस्ट शिफ्टिंग, थोड़ा सा गेयर शिफ्ट करना चाहूंगा कि जो आपकी राइटिंग है, हाउ डू यू होप कि जो आपकी राइटिंग है वो दूसरों को कैसे इंस्पायर करे या करती है? आपने कभी सोचा इस बारे में? मेरे लिए लंबे वक्त से लिखना जो है सबसे पहले खुद के लिए होता है, सिर्फ खुद के लिए। तुम कौन हो, जब मैंने लिखा था सिर्फ खुद के लिए लिखा, बिकॉज पहले मुझे समझना था कि जो मेरे भीतर चल रहा है वो है क्या। मैंने अपना एज आर्टिस्ट कोई फॉर्म नहीं बनाया, जो मोस्टली लोगों का होता है कि उनका एक आर्ट स्टाइल होता है कि वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पेंट करते हैं। मेरा था कि जो मेरी आर्ट में लगता है सबसे पहले वो मेरा एक सेल्फ फैशन है, तो जो भी फॉर्म में निकल के आए, वो गजल हो, गीत हो, कविता हो, प्रोज हो, कहानी हो, फिक्शन हो, कुछ भी चलेगा, बट मुझे पेपर पे चाहिए वो। एक बार पेपर आने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ मैं इससे एग्री करता हूँ, तब मुझे लगता है कि बिकॉज साइंस नीड अ पीयर रिव्यू, राइट, अदर पीपल शुड आल्सो हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट, एंड उनका भी कुछ होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक और इंसान तो मुझे लगता है होना चाहिए दुनिया में जो उसको पढ़े और उस पर कुछ रिएक्शन दे, ताकि मुझे समझ में आए कि बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। कि ये अगर मैंने अपने आप को समझाया तो मुझे अपने जैसे और लोग जानने हैं, कि मैं अकेला तो रहना नहीं चाहता ना, और रह सकता भी नहीं है। इस दुनिया में रहने के लिए आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपकी तरह सोचते हो, ताकि आप अपना एजेंडा पुश कर सकें। मेरा एजेंडा ये है कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहां लोग रैशनली सोचें, आराम से रहें, एंड दिस इज माय एजेंडा। और मैं खुल के बोलता हूँ, मैं प्रोपेगेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे ज्यादातर लोग हो। तो मैं उस आर्ट को, अपनी पोइट्री को बाहर रखता हूँ। पहली बात तो इसलिए कि मैं जानूं कि ऐसे और भी लोग हैं क्या जो मेरी तरह सोचते हैं, और दूसरा ये कि मैं ऐसी जबान में कह सकूं कि उनको समझ में तो आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो उससे अग्री डिसएग्री करना सेकेंडरी बात। तो शुरुआत में क्या होता था कि लिटरेचर सर्किट से आता था, तो लिटरेचर में एक वो दौर था एक पूरा जहां पर सरल को खराब माना जाता था। मैंने उन राइटर्स को भी पढ़ा था जो उन्होंने बहुत सरलता में बहुत कमाल बातें लिखी हैं। जैसे मेरे सबसे पसंदीदा गीतकार शैलेंद्र हैं, उन्होंने जितनी सरलता से अपनी गानों में फिलोसफीज डाली है, पॉलिटिक्स डाला है, वो मुझे जादुई लगता है। परसाई ने जिस सरलता से लिखा है, तो बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत सरल भाषा में बहुत कमाल लिखा है। तो मैंने तय किया कि मेरा काम लिख कर बाकी लेखकों को पढ़ाना नहीं है जो ऑलरेडी सब जानते हैं। ऐसा लोग जो पहले से जागा हुआ है, उसको मैं क्या बोलूं कि जाग जाओ। उससे मैं जब बात करूंगा तो शायद कुछ और अनदर लेवल पे करूं भाई, कि ये तुम्हारी जागृति के ऊपर भी एक जागृति शायद है। लेकिन अगर बाकी लोगों से बात करनी है तो मुझे थोड़ा अपनी भाषा सरल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भाषा समझ में आती ही नहीं। वो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। तो इसलिए जो मेरे जो तुम कौन होगा, मैं उनको जो गीतात्मक कविताएं जो हैं
वो गीतात्मक कविताएं मैंने लिखनी इसलिए शुरू करी कि वे बड़े लोगों तक पहुंचे और एक बड़ा वर्ग जो है उस पर अपनी हामी या खारिज भी करना चाहे उसको, तो मुझे पता चले कि इसको 1000 में से 999 लोगों ने खारिज किया है। तो आई हैव बिगर सैंपल एटलीस्ट कि 999 लोग पसंद नहीं करते ये बात, रादर देन कि जो 100 लोग ऑलरेडी इस पे अग्री करते थे पहले भी मेरे साथ, अब भी अग्री कर रहे हैं। मेरा क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें? तो मेरी इच्छा ज्यादा ये है कि ज्यादातर लोग पहुंचे, तो इसलिए जो मेरा भाषा है और मेरा तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ हर बार नहीं, जिन बातों को मुझे ज्यादा लोगों से बात करनी है उन बातों के बारे में, कि मैं उन्हें ज्यादा आसान भाषा में उन तक पहुंच। जी, तो एक लास्ट में आर्ट के बारे में, बस एक लास्ट आर्ट के बारे में क्वेश्चन ये था कि जैसे आज की डेट में जो आर्ट है उससे हम आपके हिसाब से ज्यादा इक्विटेबल वर्ड, जो जिसमें बराबरता ज्यादा हो, इक्विटेबल वर्ल्ड हो, उसको कैसे क्रिएट करें, उसको आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं उस मामले में? क्योंकि इतनी डिस्क्रिपेंसीज है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब कुछ है, उसमें आपके हिसाब से आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं उस डायरेक्शन में? एक और बात मुझे लगभग समझ आएगी, मुझे बहुत लोग कहते थे कि अरे आप तो कलाकार है, आप तो राइटर है। मुझे पहले तो अच्छी बात लगती थी, फिर मुझे लगा यार ये कोई सम्मान की बात नहीं है, बिकॉज सिर्फ राइटर होने से मेरी तारीफ हो जानी चाहिए क्या? राइटर तो वो भी है जो कागज काले कर रहा है या फिर बहुत खराब बात लिख रहा है, जो बहुत ही जहरीला आर्टिकल लिख रहा है, जो बहुत ही फेमिनिस्ट से बड़ा सोसाइटी में, राइटर तो वो भी है। मैं उसको राइटर ने देखा कैसे, तो राइटर नहीं है वो, और राइटिंग का यूज कैसे कर रहा है अलग बात है। या फिर कोई पेंटर है या फिर कोई भी है, इन लॉन्गर रन व्हाट आई रियलाइज दैट इस फाइन आर्ट का जो हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है। मैं अपने आप को किसी बैंकर से या किसी माली से अलग नहीं मानता, कि मेरे लिए पेशा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पेशे की इज्जत नहीं करता, पेशा चाहे कोई भी हो, मैं पेशेवर की इज्जत करता हूँ। कि जैसे अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि एक दौर था मेरी लाइफ में, मेरे कई दोस्तों की लाइफ में उनको अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत थी, अच्छे साइकेट्रिस्ट की। 20 लोगों से गुजरने के बाद कभी एक मुश्किल से हमें अच्छा ऐसा बंदा मिलता है जो समझ पाए एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। बाकी वो वही थे जो सिर्फ डॉक्टर जाने से उन्होंने पढ़ाई करी, तो उन्होंने कोर्स फॉलो किया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो अपनी प्रोफेशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो कि वो रोज नया कुछ पढ़ रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं। और उस किताब से बाहर भी और किताबें हैं कि भाई एज अ डॉक्टर मैं लिटरेचर से क्या समझ सकता हूँ। अच्छा, लिटरेचर समझ में आएगा, कई एग्जाम्पल मिलेंगे मुझको उसमें कि ये कैरेक्टर इस चीज से गुजर रहा था। आई हैव सच अ बिग डेटाबेस ऑफ ह्यूमंस इन ऑल फॉर्म्स। जैसे मैंने अर्ली 2010 के आसपास मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर हमारे इंदौर से भोपाल, जो इंदौर में रहता था मैं, भोपाल में लेकिन जाता रहता था। भोपाल में एक जगह है भारत भवन, इज अ कल्चरल सेंटर, और वहां मैं पहली बार जब गया था मुझे कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ यहाँ अलग लग रहा है मुझको, दिस बिल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट। और मुझे पता चला कि बिल्डिंग जो है was made by a guy called चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया के बारे में पढ़ना शुरू किया कि हाउ ग्रेट आर्किटेक्ट ही वाज। उनके थ्रू मैं आर्किटेक्ट की दुनिया में घुसा, और घुसते रियलाइज हुआ कि हाउ इट इज कनेक्ट इन आर्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी आर्ट फॉर्म है, बिकॉज सिटी प्लानिंग, सिटी प्लान कैसे होगी इस पर डिपेंड करेगा, सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी, घर कैसा होगा। मैं एक आर्ट फॉर्म के अंदर रह रहा हूँ और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस बात। हर चीज पे रियलाइज हुआ कि एवरीथिंग इज एन आर्ट इन पर से, हाउ यू ट्रीटिंग इट। लाइक अ सीए और अ बैंकर मे बी नॉट एन आर्टिस्ट, but Raghuram Rajan is a kind of artist. Amrit Sen is an artist of economics. They know how this thing works and they can create a pattern out of it. तो इसलिए मुझे लगता है आर्ट हर जगह है, हर आदमी आर्टिस्ट है। उसको कुछ वर्ड जो भी देना अभी मैं आर्टिस्ट बोल रहा हूँ बिकॉज वो हम यूज कर रहे हैं उसको, बट वो अपने काम में कितना डीप जाता है, कितना उसको कितनी बेहतरी समझता है कि उसको समझ में आता है उसका काम हर काम से जुड़ा हुआ, वो मुझे लगता है होना बहुत जरूरी है। और ये एक्टर को या म्यूजिशियन को या राइटर को या फाइन आर्ट्स के लोगों को जो अलग से इज्जत मिली हुई आर्ट को, मुझे लगता है वो बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज उसने उसको ग्लैमराइजेशन भी किया है, और उसके रीजन से बहुत लोग ग्लैमर की वजह से भी गुस्से की पोएट्री कहेंगे तो लोग हमको फॉलोअर मिलेंगे, पेंटिंग से हमको ये मिलेगा वो, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं जो चाहे उनको
₹2 भी मिले उसके लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वही चीज जिससे प्यार करते हैं। तो आई थिंक द ग्लैमराइजेशन इज फाइन आर्ट शुड एंड, एंड एक बंदा जो खेत खोदता है उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो एक बंदा कविता लिखता है। इतना अच्छा खेत खोदता है उस पर उसका होना चाहिए कि कितना अच्छा आर्टिस्ट है, और कितनी अच्छी कविता लिखता है उस पर डिपेंड करना चाहिए कितना अच्छा पोएट है। सिर्फ प्रोफेशन से प्रोफेशनल का आइडेंटिटी नहीं जोड़नी चाहिए। जी जी, नहीं बिल्कुल। आई मीन एज आपने बिल्कुल राइटली बोला कि आर्ट जो है वो हर हर डोमेन में है। साइंस में आर्ट भरी पड़ी है। और जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं वो बेसिकली आपको आर्टिस्ट बना सकता है। चाहे आप डॉक्टर हो, जैसा आपने कहा, आप डॉक्टर हो, राइटर हो, पोएट हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, रन ऑफ द मिल भी एक तरह से काम किया जा सकता है, एज एन आर्टिस्ट भी वो काम किया जा सकता लाइक आई एम रीडिंग, जब मैं पढ़ता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, स्ट्रिंग थ्योरी, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट, you need so much imagination to think about a thing which is not existing and think kahan pe exist kar rahi hogi. It's like this, that kind of art it is. आप abstract को ढूंढ रहे हो, which is like I think one of the greatest art forms. है। यस यस, आई अंडरस्टैंड वेयर आप कहाँ से, वेयर कमिंग फ्रॉम। मेरे लिए वही पैशन, जब mRNA की बात करने लगते हैं तो वही पैशन आ जाता है कि हाँ ये साइंस है, उसके बारे में है, लेकिन उसके पीछे एक तरह की एक आर्टिस्ट्री भी छिपी है। अदरवाइज आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे जब तक आपने दिमाग में वैसे एक आर्टिस्ट के एंगल से वो क्वेश्चन उस तरह से देखा ना होता। हम वो 4 कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। बहरहाल, आपसे एक, जैसे वो गालिब का एक शेर है कि वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आपकी ख्वाहिशों के बारे में लुकिंग फॉरवर्ड क्या है? आप कैसे देखना चाहेंगे अपने आप को, आपके अराउंड समाज को? मैं वापस से उसी बात पे लौट कर आऊंगा। जैसे जब शुरुआत में जब मैं इस मूवमेंट से जुड़ा था एससी एनआरसी के आसपास, थोड़े ग्रुप मीटिंग टाइप की हुई थी, उसमें लोग पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों हैं इस मूवमेंट के अंदर। तो किसी ने कहा कि मैं संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, किसी ने कहा वैसे कि सोशल फैब्रिक को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको बचाने के लिए यहाँ पर हूँ, किसी ने कोई रीजन दिया, किसी ने कोई रीजन दिया। आई सेड आई एम हियर इन दिस मूवमेंट फॉर प्योर सेल्फिश रीजन, एंड माय प्योर सेल्फिश रीजन इज आई वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां मैं सुकून से रह सकूं, जहां दुनिया रैशनल हो थोड़ी सी। और ये लोग जो हैं अभी इस वर्ल्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं जो मैं चाहता हूँ। कल को आप भी इस वर्ल्ड के अगेंस्ट होंगे तो मैं आपके भी अगेंस्ट हो जाऊंगा। तो मेरा इस पूरे मूवमेंट में जो रीजन है, मेरी ख्वाहिश है, वो यही है कि मैं जिंदगी जी सकूं जो एक बेहतर रैशनल दुनिया, जहाँ मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर लोग हों, मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लोग, उनमें इतना छोटा महसूस करूं अपने आप को मैं, कितने लोग इतना जानते हैं कि मेरे लिए जानने के लिए और ज्यादा हो। बिकॉज आई अगेन इसलिए मानता हूं कि मेरा आई एम एक्सीडेंटल प्रोग्रेसिव, बट एज अ पर्सन जो यूनिवर्स को देखता है, उसकी हिस्ट्री को समझता है, तो मैं समझता हूँ कि होल ह्यूमन सिविलाइजेशन इज एन एक्सीडेंट, एंड दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन आई एम अ रेयरेस्ट एक्सीडेंट, यू आर आल्सो रेयरेस्ट एक्सिस्टेंस। तो ये रेयरेस्ट एक्सिस्टेंस अकेला ही है, बिकॉज मैं रीबर्थ में यकीन नहीं करता। तो जब तक ये धोखा चल रहा है इस ह्यूज गेम में, उसको जितने वक्त तक मैं एक्सपीरियंस कर सकूंगा अपने बेस्ट रूप में, दैट्स माय सेल्फिशनेस। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरे आसपास के लोग मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर होंगे, रैशनल होंगे, और मैं और बेहतर तरह से समझ पाऊंगा कि दुनिया क्या है, और उसमें कुछ योगदान दे पाऊंगा। प्योर सेल्फिशनेस, बट सेल्फिशनेस just one I'm just clarifying one thing, because मैंने सेल्फिशनेस का वर्ड का इस्तेमाल बार बार किया है। तो मैं सेल्फिशनेस को दो धाराएं मानता हूँ सेल्फिशनेस की। एक धारा है जो मैं मानता हूँ आयन रैंड वाली धारा है, जो फाउंटेन हेड वाली है, वो उससे मैं अग्री नहीं करता, which is selfishness without any responsibility. My selfishness is more of this game theory. You know, game theory जो पूरा आइडिया है that कि how अगर आपको अपने लिए कुछ भला करना है तो आपको बाकी लोगों को भला करना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा, because that's how the society and science work, and that for me is more scientific. That selfishness is my selfishness. I'm just clarifying that कि वो वाला से मैं ना कर जाऊं। मतलब टीम ऐसी हो, टीम वर्क हो, और टीम ऐसी हो जो 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 आपकी वेवलेंथ पे हो बेसिकली।
तभी आगे बढ़ सकते हैं। जाते जाते आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी पसंदीदा पोएम की 4 लाइनें, या अगर वो अपनी तुम कौन हो बे, या कोई और जो आपको पसंद हो। आई नो आपको एक से काफी ज्यादा पसंद होंगी अपनी लिखी हुई, लेकिन फिर भी कोई भी आप किसी भी पोएम की आप 4 लाइनें अगर सुनाएं, तो अगर कहना चाहें तो प्लीज। बस तुम कौन हो बे, और कई कविताएं तो ऑलरेडी मौजूद है सोशल मीडिया पे। मैं कुछ ऐसा पढ़ने की सोचता हूँ जो शायद मैंने नहीं पढ़ा है। उसमें से एक पोएम है जो मैंने बाहर नहीं पढ़ी है मैंने, और ये मेरा बहुत बड़ा संघर्ष भी है जिससे मैं गुजर रहा हूँ फिलहाल, उसका हिस्सा ही है। लिखा इसको मैंने, इसको भी लिखे हुए मेरे शायद 1-1.5 साल हो चुका है, लेकिन मैं कई बार इतना वक्त लेता हूँ बाहर रखने से पहले कि मैं पहले उससे सहमत हूँ कि नहीं, इतना वक्त गुजरने के बाद। जो घटित हो रहा था वो लिख चुका हूँ, जो घटित हो रहा था वो लिख चुका हूँ, जो लिख चुका हूँ वही घटित हो रहा है अब भी। इतना दोहराव है मेरी बाहर की दुनिया में कि मेरे मन की पाठशाला का हर बच्चा अब उसे किसी पहाड़े की तरह याद कर चुका है। आप उन्हें नींद में उठाकर भी पूछ सकते हैं बाहर का भूत, भविष्य, वर्तमान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान। वो आंख बंद कर लिख सकते हैं देश की राजनीति पर निबंध। एक जादूगर टोपी से खरगोश निकाल निकाल कर ऊब जाता है। महान खोज और आविष्कार भी एक समय के बाद पाठ्यक्रम बन के रह जाते हैं। जब कलाकार जानने लगे कैसी दिखती है उसकी कला, ठीक उसके पहले कलाकार को फाड़ देना चाहिए अपना कैनवास, या मान लेना चाहिए कि अब वो एक पेशेवर से अधिक कुछ नहीं। एक नए युग के लिए नए पहाड़ चाहिए, नई कविता के लिए नई चुनौती। मैं उन सतही हालातों का कवि हूं जहां संघर्ष हत्याओं के बीच जीवित रहने का संघर्ष है, और मैं इस संघर्ष का भी सीधा हकदार नहीं। That was वही आपकी में हम रैशनैलिटी की बात कर रहे थे। इसमें जो साइंस की फील्ड में जो दिखता है कि समथिंग न्यू चैलेंज, समथिंग न्यू हैज टू बी डन, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं है। वही आपने इस कविता में, मुझे जो समझ में आया, वही इस कविता में आपने डाला है कि रेपिटेशन से ज्यादा नीड समथिंग न्यू। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने दिल खोलकर डिटेल में संयम के साथ हमारे साथ बात की और अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ शेयर किया। जैसा आपने कहा कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपने बातें की हैं, वैसी ही बातें हम इस द 4 डायमेंशन चैनल पर करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, कि इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां पे हम रैशनल बातों के बारे में, साइंस बेस्ड बातों के बारे में, जिसका विच मेक सेंस, उसके बारे में और बातें करें और मुद्दों पर बात करें। तो फिर दोबारा आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।